Hello students, here our next lecture of class 12th subject biology and chapter principle of inheritance and variations. Okay, principle of inheritance and variations में हमने पढ़ लिया था मेंडल के बारे में पढ़ लिया था और अब हम पढ़ रहे हैं कि पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या कहती है। मेंडल के बाद जो कुछ थ्योरीज आई, मेंडल के बाद जो कुछ चीज़ें हमें बताई गई या जो कुछ चीज़ें देखने को मिली मेंडल के लॉज से, मेंडल से थोड़ा हटके जो देखने को मिला, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसी बेसिस पे एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था जीन इंटरेक्शन। हमने कहा था कि कोई भी दो जीन जब आपस में इंटरेक्ट हो रही हैं या उनकी वजह से, उनके इंटरेक्शन की वजह से नॉर्मल फिनोटाइप में जो नॉर्मल फिनोटाइप होता है, अकॉर्डिंग टू मेंडल ने जो नॉर्मल फिनोटाइप बताया था मेंडल ने, तो उसके अपोजिट या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ रहे हैं, तो उसे हमने जीन इंटरेक्शन बोल दिया। तो ये जीन इंटरेक्शन दो टाइप के थे, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक इंटर एलिलिक भी इसे कहा गया और इंटरजेनिक को नॉन एलिलिक भी कहा गया। तो फिर इसमें ये कहा गया कि जो इंटरजेनिक है, जो ये इंट्राजेनिक के बारे में जब हमने पहले पढ़ा, तो इंट्राजेनिक में हमने कहा कि ऐसा इंट्रैक्शन जिसमें कि दो एलील, सेम जीन के जो दो एलील होते हैं, जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक जो फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, नॉर्मल फिनोटाइप से या नॉर्मल डोमिनेंट रेसेसिव फिनोटाइप जो हम पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा हट के वो हमें रिजल्ट दे रहा था। तो इसे हमने बोल दिया इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन। और इसमें जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया था, को डोमिनेंस पढ़ लिया था एंड मल्टीपल एलीज भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो जो इनकम्प्लीट जो ये डोमिनेंस की हमने बात करी, हमने जब पढ़ा था लास्ट लेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करी थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने लिया था ब्लेंडेड इनहेरिटेंस को, जहाँ पे 4 o'clock की हमने बात करी थी। अकॉर्डिंग टू मेंडल ने कहा था कि कभी भी कोई भी कैरेक्टर मिक्स नहीं होता है, वो हमेशा पेरेंट्स के ही फॉर्म में आएगा, किसी एक पेरेंट के फॉर्म में आएगा, लेकिन मिक्स कैरेक्टर नहीं होंगे। हालांकि कैरेक्टर मिक्स तो यहाँ पे भी नहीं हुए थे, बट ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ मिक्सिंग होती है, कुछ ना कुछ चेंज। लेकिन मेंडल के जो F1 जनरेशन के जो रिजल्ट थे उससे ये मैच नहीं कर रहा था। कौन सा 4 o'clock प्लांट पे जब देखा गया, दो टाइप की वेराइटी इसकी होती है, एक रेड और व्हाइट फ्लावर की वेराइटी। तो जब रेड और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस कराया गया तो फर्स्ट जनरेशन में मिलना क्या चाहिए था, हम मेंडल का जो लॉ पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन में हमेशा रेड कलर मिलना चाहिए था, क्योंकि रेड क्या होता है, डोमिनेंट होता है ओवर व्हाइट, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में भले ही जीनोटाइप रेशियो उनका अलग रहता, लेकिन फिनोटाइप जो होता है यानी कि दिखाई जो देता, हमें फर्स्ट जनरेशन में रेड दिखाई देता और सेकेंड जनरेशन में रेड और दूसरा व्हाइट दिखाई देता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हटके काम हुआ, थोड़ा सा हटके रिजल्ट हमें देखने को मिला कि जब भी रेड और व्हाइट का क्रॉस कराते थे तो फर्स्ट जनरेशन में हमेशा पिंक कलर के फ्लावर मिलते, जबकि पिंक कलर के लिए कोई स्पेशल हमने बीज नहीं डाला था, पिंक कलर के साथ बिल्कुल भी हमने उसका कॉम्बिनेशन नहीं करवाया था। तो फर्स्ट जनरेशन में कुछ इस तरीके का मिला। फिर उसके बाद जब सेकंड जनरेशन में उसका क्रॉस कराया गया तो सेकंड जनरेशन में देखने को मिला कि वो क्या हो गए, 1:2:1 के रेशियो में ही आया। सेकंड जनरेशन 1:2:1 में ही आया, लेकिन एक वाइट, दो पिंक और एक रेड उसमें देखने को हमें मिला। तो ये पता चला कि F1 जनरेशन में कुछ हालांकि जीन तो अलग से नहीं होती है, जीन तो वही चल रही थी, लेकिन F1 जनरेशन में मेंडल के रेशियो से हटके, मेंडल के लॉ से हटके हमें रिजल्ट मिल रहा था। तो इसे हमने क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कौन होता, रेड कलर होता। चलो मान लिया व्हाइट होता, तो व्हाइट भी तो खुद को शो नहीं कर पाया ना, और ना ही रेड शो कर पाया। अगर रेड डोमिनेंट है तो ना रेड खुद को शो कर पाया, ना व्हाइट अगर डोमिनेंट हम मानते हैं तो व्हाइट, हालांकि व्हाइट होगा नहीं, रेड ही होता है, ना व्हाइट शो कर पाया। तो कोई भी नहीं शो कर पाया, उसमें से बीच का एक इंटरमीडिएट उसमें आ गया जिसे हमने बोल दिया पिंक कलर। ठीक है, तो ये तो था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद हमने बात करी थी को डोमिनेंस की, जहां पे हमने बोला था, और एक मल्टीपल एलील की शायद पहले हमने बात करी थी। मल्टीपल एलील में हमने बोला था कि एलील्स, जैसे एग्जाम्पल हमने ब्लड ग्रुप का इसमें लिया था, तो इसमें हमने कहा था कि जो एलील्स होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप है ABO है, तो हमने कहा कि ABO ब्लड ग्रुप के लिए हम ऐसे भी तो इंडिकेट कर सकते थे ना, ABO ऐसे भी तो दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ब्लड तो एक ही है, लेकिन उसके लिए भी IA, IB, IO, IAB कुछ इस तरीके से हम उसे इंडिकेट करते हैं, यानी कि एक ही कैरेक्टर के लिए हम अलग अलग एलील्स का यूज कर रहे हैं, तो उसे हमने क्या कह दिया, मल्टीपल एलील। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस, को मीन्स मिलजुल के काम करना, या डोमिनेंस ही जब शो कर रहा था कोई
जीन या कोई कैरेक्टर डोमिनेंसी शो कर रहा था, तो जो दूसरा डोमिनेंट कैरेक्टर उसके साथ जब आ जा रहा था तो वो दोनों ही मिलके क्या कर रहे थे, डोमिनेंसी शो कर रहे थे। वो दोनों ही अपने अपने कैरेक्टर शो कर रहे हैं। मीन्स कि कोडोमिनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि रेड कलर डोमिनेंट है ओवर वाइट, रेड कलर आ गया, और आपने कहा कि दूसरा राउंड रिंकल के ऊपर डोमिनेंट है, तो वहां पे अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि राउंड और दूसरा हमने क्या कहा था रेड एक साथ आ जाएं, तो ये दोनों ही अपना अपना रेड भी शो कर रहा है और राउंड भी शो कर रहा है। हालांकि ये तो कैरेक्टर तो अलग अलग हो गए, ये एग्जाम्पल कुछ ठीक नहीं रहा। तो दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया था, यहाँ पे हमने लिया था अपने ही ब्लड ग्रुप का, जहाँ पे हमने कहा कि ए ब्लड ग्रुप भी डोमिनेंट होता है, बी ब्लड ग्रुप भी डोमिनेंट होता है। ठीक है, जब जब ये ए और बी ओ के साथ क्रॉस होगा, जब जब ए वाले पेरेंट का क्रॉस ओ वाले पेरेंट के साथ या मेल या फीमेल कुछ भी है तो उनके साथ कराया जाएगा, तो ओ के साथ करवाया जाएगा, तो ठीक है हमेशा ए या बी ही मिलने वाला है। लेकिन तब क्या होगा, जब अब ये तो पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ए वाला ए ब्लड ग्रुप ए का क्रॉस हमेशा ओ के साथ ही हो, बी का क्रॉस हमेशा ओ के साथ ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है फीमेल पेरेंट या मेल पेरेंट एक कोई भी ए और बी वाला हो, उन दोनों में से एक ए वाला एक बी वाला भी तो हो सकता है ना। तो फिर इस कंडीशन में क्या होना चाहिए था, इस कंडीशन में होना ये चाहिए था कि जो ज़्यादा पावरफुल था, जो ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मैंडल ने जो जो कहा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था कि ठीक है किसी एक को अपना इफेक्ट शो करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसमें ए ने भी खुद को शो किया और बी ने भी खुद को शो किया, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलता है, और ना कि सिर्फ ए या सिर्फ बी, सिर्फ ए और सिर्फ बी भी देखने को मिलता है, लेकिन तब जब दूसरा पेरेंट ओ ब्लड ग्रुप वाला हो। ठीक है, और ए बी तो दोनों इसलिए दिखते हैं क्योंकि दूसरे पेरेंट के पास ए बी है और दूसरे पेरेंट के पास, एक पेरेंट के पास ए है, एक पेरेंट के पास बी है, और वो दोनों ही आपस में क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप शो करते हैं। ओके, कौन सा, ए बी। तो हमने इतना पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है, आज हमने आगे स्टार्ट करना है इंटरजीनिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो इंटरजीनिक इंटरेक्शन क्या होता है, द इंटरेक्शन अकर बिटवीन द एलीज ऑफ डिफरेंट जीन प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम्स पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे भी हो सकते हैं, टू अल्टर द नॉर्मल फिनोटाइप। अल्टर मीन्स चेंज करना, नॉर्मल फिनोटाइप को चेंज करने के लिए दो जीन्स के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, या दो एलील्स के बीच में, दो जीन्स की दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, और वो जो जीन्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम्स में भी हो सकते हैं और अलग अलग क्रोमोसोम्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जो एग्जाम्पल पढ़ने हैं वो एग्जाम्पल हमने पढ़ने हैं कौन कौन से, अभी चलिए देखते हैं। मल्टीपल एलील्स भी हमारा कंप्लीट हो गया था, तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन से। हमने पढ़ा था कि एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन इसमें होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ये किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, इंटरजीनिक का। ठीक है, जहाँ पे को अलग अलग जीन की क्या करती है, जो जीन है ये इंटरेक्शन किस में होता है, एलील्स, अलग अलग जीन के एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। दो अलग अलग जीन है और उनके एलील्स के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। ठीक है, ये पढ़ा था ना, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, पॉलीजीनिक, एपिस्टेटिक, पैलियोट्रोपी, लीथल जीन, ये सब हमने पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन से। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन, किसी भी जीन के जो दो इंडिपेंडेंट पेयर हैं वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं ताकि एक ट्रेट को साथ में ले आ सके। ठीक है, मीन्स कि कभी भी ऐसा ही तो होगा ना, इंडिपेंडेंट जीन है वो आपस में इंटरेक्ट होंगे, या कोई भी मेल और फीमेल आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए, ताकि एक नया ट्रेट आ जाए। ठीक है, यहाँ पे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन होता क्या है कॉम्प्लीमेंट्री में, क्या होता है, बट ईज डोमिनेंट जीन अलोन डज नॉट शो इट्स इफेक्ट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है कि अगर क्लास में आप दो लोग हैं, आप दो फ्रेंड हैं, क्लास में अगर आप दो फ्रेंड हैं तो आप कहते हैं कि अगर ये मेरी ये फ्रेंड ये काम करेगी तो तभी ये मुझे हेल्प करेगी। मेरी फ्रेंड, मुझे बायो के एक टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है और हम दोनों मिलके उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अकेले मैं उसे नहीं कर सकती, अकेले मैं वो नहीं कर पाऊंगी, मैं तभी कर पाऊंगी जब मुझे ये हेल्प करेगी, या मेरी दूसरी फ्रेंड मुझे हेल्प करेगी, तभी मैं ये टॉपिक को सॉल्व कर पाऊंगी। ऐसा आपने कहा, बस यही है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते
हुए, अगर एक की भी एब्सेंस है, मान लो कि आप एक दिन स्कूल नहीं आए थे, आपका टॉपिक हो गया, तो आपने इससे बोला, अपनी दूसरी फ्रेंड से बोला कि वो उसे वो आपको हेल्प करते, ठीक है। तो अब वो आपको हेल्प, आप कब काम कर पाओगे, कब सीख पाओगे, जब वो आपको हेल्प करेगी, जब वो आपको पढ़ाएगी, है ना, जब आपको बताएगी कि कौन सा टॉपिक पढ़ा था, तो क्लास में कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा था, क्लास में कौन कौन से टॉपिक हो गए थे, वो आपको एक्सप्लेन करेगी, तो आपको आ जाएगा ना। आपका क्या होगा, एक नया टॉपिक आपके माइंड में आ जाएगा। तो बस कॉम्प्लीमेंट्री जीन भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि दो जीन मिलके आपस में काम करते हैं, और अगर उनमें से एक भी जीन एब्सेंस है ना, एक भी जीन प्रेजेंट नहीं है, तो फिर दूसरा काम नहीं कर पाता है। तो कुछ इस तरीके का होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। तो यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन इसका करें तो इसमें ये देखने को मिलता है कि जो दो पेयर होते हैं किसी भी जीन के, अगर दो पेयर की बात करें, मान लो एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, तो ये किस में प्रेजेंट है, अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। एक जीन ए यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है, तो ये जीन यहाँ प्रेजेंट है, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए, फ्लावर कलर के लिए, ये रेगुलेट करते हैं फ्लावर कलर को, ठीक है। मैंने कहा कि दो पेयर हैं, दो पेयर जीन के, दो पेयर्स हैं, टू पेयर ऑफ जीन लोकेटेड इन डिफरेंट क्रोमोसोम रेगुलेट द फ्लावर कलर। मान लो ए ये है और ये बी है, ठीक है। तो या मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं, चलिए पहले ए और बी करके ही समझ सकते हैं, अब तो समझ जाते हैं, फिर उसके बाद हम अगला उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। तो दो पेयर हैं जीन के जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं, और ये रेगुलेट क्या करते हैं, किसी भी फ्लावर का एक फ्लावर का कलर रेगुलेट ये करते हैं, ठीक है। वो कलर के लिए, एक स्पेशल कलर के लिए ये जीन हमारे क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब होता क्या है, एक वेराइटी होती है फ्लावर कलर, स्वीट पी चले मान लेते हैं, स्वीट पी है, तो हम ये मानते हैं कि एक डोमिनेंट जीन है वहां पे को, जिसे हम बोल रहे हैं सी, ठीक है। एक डोमिनेंट जीन है जो कि हमने बोल दिया सी या ए, ठीक है, कुछ भी आप बोल दो, अगर मैं सी बोलूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सी और ई से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सी हमारा एक जीन हो गया, ये कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द, अब देखिए ये फ्लावर का कलर क्या है, पर्पल कलर का फ्लावर है, ठीक है, मींस कि ये जो जीन है ये कंट्रोल करते हैं कि पर्पल कलर का फ्लावर होगा। ये दोनों जीन जब आपस में काम करेंगे, सी और ई, ये दोनों जीन जब आपस में काम करती हैं तो पर्पल कलर का फ्लावर हमें देखने को मिलता है। अब ऐसा कैसे होता होगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा एक, अगर ये सी ही होता, सी अगर हम कलर से इंडिकेट कर रहे हैं तो ये पर्पल कलर बनाने के लिए इनफ था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जीन में हमें यही बताया जाता है कि दो जीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तब जाके क्या हो रहा है, एक नया ट्रेट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला स्वीट पी की एक वेराइटी है जिसमें जो फ्लावर है एक डोमिनेंट जीन है, जिसे हमने कैपिटल सी से दिखाया, ये कंट्रोल करता है रॉ मटेरियल्स के लिए, जिसकी वो रॉ मटेरियल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्पल कलर आता है, ठीक है, पिगमेंट। और दूसरा जीन डोमिनेंट जीन है, ये भी डोमिनेंट है, इसे हमने बोल दिया ई, ये कंट्रोल करता है फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू पर्पल पिगमेंट। अब ये तो क्या देता है, रॉ मटेरियल, किस चीज के लिए, पिगमेंट के लिए, कौन से पिगमेंट के लिए, पर्पल पिगमेंट के लिए। अब ये जीन ई क्या करती है ना, जो इसी के साथ प्रेजेंट जो ई जीन है वो क्या करती है, जो ये रॉ मटेरियल है इनको कन्वर्ट कर देती है किसमें, पर्पल कलर में। इसको रॉ मटेरियल मिला, जैसे हम जो खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद वो प्रोटीन, फैट, अमीनो एसिड, लिपिड्स में कन्वर्ट होता है ना, ठीक वैसे ही सी का काम है, सी जीन का काम है कि वो क्या करता है, उस फ्लावर को, पर्पल कलर के फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए उसे रॉ मटेरियल्स देता है, और ई जीन ठीक आती है और इन रॉ मटेरियल्स को क्या कर देती है, पर्पल कलर में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि ये कुछ इस तरीके से काम करते होंगे, है ना, ऐसे ही तो काम करते होंगे। अब हुआ क्या, होता क्या, ये कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हमें चाहिए कि हमारा क्या हो, पर्पल कलर का फ्लावर हो, तो एटलीस्ट इतना तो चाहिए ही होगा ना, एक सी कैपिटल, एक सी स्मॉल भी होगा तो चल जाएगा, एक कैपिटल ई तो हमें ऐसे तो चाहिए ही होगा, मतलब ये एटलीस्ट हमें ये कॉम्बिनेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना, ताकि वो कंट्रोल हो सके। मतलब एटलीस्ट वन सी जीन एंड वन ई जीन मस्ट बी प्रेजेंट टू प्रोड्यूस पर्पल फ्लावर। पर्पल फ्लावर अगर हमें चाहिए तो हमें एटलीस्ट एक कैपिटल सी और एक कैपिटल ई, कैपिटल सी और कैपिटल ई का मतलब एक डोमिनेंट सी जीन, एक डोमिनेंट ई जीन हमें चाहिए ही चाहिए। अगर इन दोनों में से
अगर इन दोनों में से अगर कंडीशन ये है तो पर्पल कलर बनेगा ही बनेगा, कंडीशन ये है तो पर्पल कलर बनेगा ही बनेगा। लेकिन इनमें से अगर एक भी कंडीशन कुछ ऐसी ऐसी भी अगर हो जाएगी ना तो कोई पर्पल कलर नहीं आएगा, और अगर ऐसा भी हो जाएगा तब भी कोई पर्पल कलर नहीं आएगा, और अगर ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी हो जा रहा है तब भी पर्पल कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके अलावा मतलब कि एटलीस्ट एक कैपिटल सी, एक स्मॉल सी, एक स्मॉल कैपिटल ई होना जरूरी है। डोमिनेंट दोनों, एक जीन का डोमिनेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए वो पर्पल फ्लावर प्रोड्यूस कर पाएगा। आया ना, इतना समझ में आई थिंक आ गया होगा। तो अब उसके बाद अब जब हमें ये चाहिए तो ठीक हो गया, हमें पता चल गया कि हमें क्या चाहिए। द एब्सेंस, एक भी फ्लावर, अगर एक भी चीज, एक भी जीन एब्सेंस हो गई तो वो कौन सा, अब पर्पल नहीं बनेगा तो कौन सा बनेगा, विदाउट पिगमेंट वाला। विदाउट पिगमेंट वाला फ्लावर को क्या कहते हैं, व्हाइट कलर का फ्लावर। ठीक है, फिर ये व्हाइट कलर का फ्लावर बन जाएगा। आपने देखा होगा स्वीट पी में कुछ फ्लावर पर्पल कलर के भी निकलते हैं और कुछ फ्लावर व्हाइट कलर के भी निकलते हैं। तो वो या एंजाइम काम नहीं कर रही थी, या एंजाइम रेसेसिव था, या वो जीन रेसेसिव थी, है ना, सॉरी, या एंजाइम वाला रेसेसिव था, या रॉ मटेरियल वाला रेसेसिव था। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि अब जितने भी ये अगर हम बात करते हैं दो वाइट फ्लावर वेराइटी की अगर बात करते हैं, तो एक जीनोटिपिकली हो सकता है कुछ इस तरीके से रहा हो, और हो सकता है कुछ इस तरीके से रहा हो। ठीक है, ये दो कंडीशंस हो सकती हैं कि कुछ इस तरीके से रहा हो, तो कुछ ना कुछ जीन की कमी रही होगी, या रॉ मटेरियल कम था, या उसमें वो दूसरा एंजाइम कम था। अब अगर क्रॉस कराते हैं, अब देखिए कुछ इस तरीके की कंडीशन अगर हमें मिलती और हम इनका क्रॉस कराते तो क्या होता, हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता। हमें मतलब कि कोई भी अगर हमें प्रोडक्ट मिलता तो या हमें कैपिटल सी कैपिटल ई स्मॉल नहीं मिलता, तो ये भी इनफ था हमारे लिए पर्पल कलर को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। ये भी नॉर्मल था, रॉ मटेरियल भी मिल जाता, साथ ही साथ एंजाइम भी मिल जाता जो कि पिगमेंट में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, तो उसके बाद जो F2 फर्स्ट जनरेशन में तो पर्पल हो गया, फिर F2 जनरेशन डिराइव हुआ, क्रॉस करवाया गया, जो पर्पल कलर के फ्लावर हमें मिले F1 जनरेशन में जो हमें, अब इसमें हमने यही क्रॉस कराया, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिल गए थे, पर्पल कलर के फ्लावर मिल गए थे जब हमने क्रॉस कराया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन हम पढ़ रहे हैं अब यहाँ से। हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री जीन अगर मैं कहूँ तो कंप्लीट हो गया है, दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया ना, सी ने इस सी को कॉम्प्लीमेंट किया, इसी ने इस सी को कॉम्प्लीमेंट किया और पर्पल कलर का फ्लावर मिल गया, तो यही है। फिर F2 जनरेशन में क्या होता है, ये जो रेशियो है 9:3:3:1 मिलना चाहिए था ना मैंडल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम दो कैरेक्टर डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात इसमें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, रेशियो मिला 9 पर्पल और 7 व्हाइट फ्लावर, 9:7 का हमें रेशियो मिला था F2 जनरेशन में। तो इसीलिए पोस्ट मैंडेलियन से कहा गया, या मैंडल के लॉ से थोड़ा सा हट के लॉ यहाँ पे आया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स समझ में आ गया होगा। इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसमें क्या है कि दो अलग अलग जीन, आज तक तो हम सेम का पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू मेंडल, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि दो अलग अलग जीन आपस में मिलकर काम करती हैं किसी एक कैरेक्टर के लिए, तो उसे हमने क्या कह दिया, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री के बाद हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री और मॉडिफाइंग भी कहा जाता है इसे, मॉडिफाइंग जीन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ जीन, दो पेयर्स हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन में थे, टू पेयर्स में होंगे, इंडिपेंडेंट जीन है, विच इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस अ न्यू ट्रेट टुगेदर, कोई भी दो जीन आपस में इंटरेक्ट होंगी तो एक नया ट्रेट प्रोड्यूस करने के लिए होंगी, बट अब यहाँ पे आया बट। ठीक है, बट ईज डोमिनेंट जीन अलोन प्रोड्यूस इट्स ओन ट्रेट आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री जीन। अकेला ही अगर एक डोमिनेंट जीन है तो उसके लिए इनफ है कि वो क्या कर सकता है, एक नया ट्रेट को प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री जीन में दोनों ही मिलके काम कर रहे थे। मीन्स कि अगर उसमें एक भी डोमिनेंट है ना तो हो गया काम। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से इसको जानते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि जो चिकन्स होते हैं ना, जो मुर्गियाँ होती हैं हमारी, जो डोमेस्टिक फॉल्स जिन्हें हम कहते हैं, इनमें कुछ ब्रीड होती हैं जिनमें कि अलग अलग टाइप की वेराइटीज हमें देखने को मिलती है। जो मुर्गे होते हैं ना, ऊपर से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना उनका, कलगी जिसे कहा जाता है, हम कलगी कहते हैं हिंदी में इनको। तो इनमें अलग अलग टाइप की कॉम्ब देखने को मिलती है, इन्हें कॉम्ब कहते हैं। ठीक है, तो जो एक के पास क्या होता है, एक वाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का चिकन जो होता है उसका जो कॉम्ब होता है वो सिंगल कॉम्ब होता है,
सिंगल कॉम ना कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, ऊपर सिर में जो उसकी कली होती है, ये हो गया, जो कि कंसिस्ट करता है एक लार्ज अपराइट ब्लेड को। दूसरा एक और होता है, दूसरा जो चिकन होता है उसे उसका होता है रोज कॉम, ठीक है। दूसरे वाले का होता है, हमें ना हम ये वाला ध्यान देना है, इनके कलर पे ध्यान नहीं देना है, और हमें रोज कॉम उसकी होती है। और रोज कॉम कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, रोज कॉम इसका हो गया। और एक स्पीसीज, एक वैरायटी है, ब्रह्मा इसे कहा जाता है, इसकी पी कॉम्ब होती है, ठीक है। एक होता है पी कॉम्ब वाला, ठीक है, पी कॉम्ब कुछ बस इतना ही दिखता है, पी कॉम्ब, और छोटी सी होती है, ठीक है, 3 लॉन्गिट्यूडिनल रिजिट्स इसमें होते हैं। अब ये क्या होते हैं ना, ये तीनों ही जो है, कौन कौन से, सिंगल कॉम वाला मुर्गा मुर्गी, या रोज कॉम वाली, या पी कॉम वाली, ये 3 वेराइटीज होती हैं जो कि ट्रू ब्रीडिंग है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों, अब हुआ क्या, द पी कॉम, जो पी कॉम वाला है, पी कॉम वाला और रोज कॉम वाले क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, यानी कि पी कॉम और रोज कॉम क्या होंगे, हमेशा डोमिनेंट होंगे, किसके ऊपर, सिंगल कॉम के ऊपर। तो इसको एसएस हमने बोल दिया, चलिए मैं अभी ऐसे ही बोल दे रही हूँ, एसएस बोल दे रही हूँ, ठीक है। तो मतलब कि जो सिंगल कॉम वाला है ये रेसेसिव होता है, और पी कॉम वाला और रोज कॉम वाले ये हमेशा क्या रहते हैं, डोमिनेंट रहते हैं। अब जब पी कॉम वाले का और रोज कॉम वाले चिकन का क्रॉस कराया, ठीक है, पी कॉम वाला यानी कि जो रेसेसिव हमने पढ़ा कि रेसेसिव होता है, और रोज कॉम वाले चिकन का क्रॉस कराया, तो जितने भी ऑफस्प्रिंग थे ना न्यू जनरेशन में, यानी कि F1 जनरेशन में, मतलब हमने क्या किया, पी का क्रॉस करा दिया हमने सिंगल कॉम वाले से, या स्मॉल पी से हमसे इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे हमने इंडिकेट करा दिया। तो जब इन दोनों का क्रॉस करवाया गया, तो F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग मिले वो सभी नए टाइप के कॉम वाले मिल गए। अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, F1 जनरेशन में जब हम आए तो पता है F1 जनरेशन में कैसा कॉम मिला, वॉलनट जैसा कॉम देखने को मिला, कुछ इस तरीके का वॉलनट की तरह दिखने वाला कॉम, मतलब कि नई वैरायटी आ गई। अब हुआ क्या, F1 जनरेशन में तो हमें ये मिला, हमने क्या किया, हम क्या पढ़ रहे हैं, सप्लीमेंट्री जीन पढ़ रहे हैं। सप्लीमेंट्री जीन के लिए हमने कहा कि कोई भी 2 इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं एक नए ट्रेट को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन सप्लीमेंट्री जीन की खासियत ये है कि अगर उनमें से एक भी डोमिनेंट जीन है तो वो अपना ट्रेट प्रोड्यूस करने के लिए उनके लिए इनफ है। अपना ट्रेट यही था जो कि वो उन्होंने क्या कर दिया, एक डोमिनेंट है ना इसमें, ये तो रेसेसिव था सिंगल कॉम वाला, लेकिन पी कॉम वाला क्या था, डोमिनेंट था, तो इसने क्या कर दिया, अपना ट्रेट, नया ट्रेट प्रोड्यूस कर दिया वॉलनट कॉम का, ठीक है। मतलब इसने अपना पी कॉम वाला भी नहीं मिला, इसको क्या मिला, फर्स्ट जनरेशन में वॉलनट कॉम वाला मिल गया। अब जब इन वॉलनट कॉम वालों का क्रॉस कराया गया नेक्स्ट जनरेशन में, F2 जनरेशन के लिए जब इनका क्रॉस कराया गया, आपस में क्रॉस कराया गया, तो F2 जनरेशन में जो रेशियो मिला ना, F2 जनरेशन का जो रेशियो मिला था इनका, वो कैसा मिला, 9 वॉलनट का मिला, और 3 पी कॉम मिला, 3 रोज कॉम मिले, और 1 सिंगल कॉम। मतलब कि इतना इंटरेस्टिंग यहाँ पे को देखने को मिला कि मतलब 2 जीन आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं। अब इसका मतलब तो ये हुआ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप किसी को भी कराओ ना, F2 जनरेशन में आके रेशियो वही है, 9:3:3:1, यही तो होता है ना सेकेंड जनरेशन में, रेशियो वही मिल रहा है। तो जो वॉलनट कॉम होता है यहाँ पे को एक यूनिट कैरेक्टर है हम नहीं कह सकते हैं, बट मेयरली अ फिनोटाइप ऑफ पी एंड रोज व्हेन दे एक्ट टुगेदर। तो यहाँ पे को क्या हो गया, जब हमने क्या किया, क्रॉस करवाया किसका, पी कॉम वाले का और सिंगल कॉम वाले का क्रॉस कराया, तो फर्स्ट जनरेशन में हमें वॉलनट कॉम वाला मिला। अब ये इनफ था क्योंकि एक ही तो था ना, एक ही तो डोमिनेंट था इसके पास, एक ही जीन तो है जो डोमिनेंट थी। अगर ये कुछ ऐसा भी होता तो तब भी इसने वॉलनट शो करना था, अपना ट्रेड जिसने शो कर दिया, मतलब कि इसको दूसरे जीन से मतलब ही नहीं है, जैसे कोई कुछ इस तरीके का होता है सप्लीमेंट्री खुद से करने वाला, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया ना, मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि हुआ क्या होगा,
ठीक है, इतना आपको पहले समझना है कि सप्लीमेंट्री जीन में क्या हुआ। हमने कहा कि 3 तरीके के चिकन हमारे पास हैं, एक सिंगल कॉम वाला, एक रोज कॉम वाला और एक पी कॉम वाला। ये रोज कॉम और पी कॉम हमेशा डोमिनेंट रहते हैं किसके ऊपर, सिंगल कॉम के ऊपर। तो क्या किया गया कि सिंगल कॉम वाले का क्रॉस हमने पी कॉम वाले के साथ करा दिया, तो हमने देखा कि FN जनरेशन में ना रोज वाला मिला, ना पी वाला मिला, ना सिंगल कॉम वाला मिला कैसा, वॉलनट कॉम वाला नया चिकन मिला। और जब इनका क्रॉस आपस में कराया तो हमें क्या मिला, 9 वॉलनट कलर के वॉलनट कॉम वाले चिकन मिले, 3 पी वाले और 3 रोज कॉम वाले, और एक किस कैसा मिला, सिंगल वाला मिला। मतलब कि रेशियो वही था जो मेंडल ने बताया था। तो जो वॉलनट कॉम वाला है, मतलब कि अगर हमने ये देखा तो द वॉलनट कॉम इज दस नॉट अ यूनिक कैरेक्टर बट मेयरली अ फिनोटाइप ऑफ पी एंड रोज व्हेन दे एक्ट टुगेदर। तो हो सकता है कुछ ऐसा फिनोटाइप है जब पी और रोज वाले ने कभी साथ में एक्ट किया होगा तो वो उस तरीके से उसने शो किया। अब एक्सप्लेनेशन इसका कैसे होगा, हमने कहा कि 2 पेयर थे जीन के जो कि अलग अलग क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। हो सकता है या हो क्या सकता है, ऐसा हुआ होगा कि 2 पेयर हैं जीन के जो कि अलग अलग क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट। सप्लीमेंट्री को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम्स में ये प्रेजेंट है, ठीक है, 2 पेयर्स कोई भी। तो बोल रहा है कि जो कि डिटरमाइन करते हैं कॉम टाइप को, और हर एक डिस्प्ले करता है, इनमें से हर एक जो है वो डिस्प्ले करता है डोमिनेंस को। अगर पी रिप्रेजेंट करता है एलील फॉर पी कॉम, ठीक है, अगर P रिप्रेजेंट करता है P कॉम के लिए, ठीक हो गया। एंड स्मॉल p इट्स रेसेसिव एलील, हम मानते हैं कि स्मॉल p इसका क्या हो जाएगा, रेसेसिव एलील हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहीं पे है ये रेसेसिव इसका। दूसरा R रिप्रेजेंट करता है उस एलील को जो कि रोज कॉम को दिखाता है, ठीक है, R ने रिप्रेजेंट किया, और स्मॉल r इसका रेसेसिव हो गया। ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, दोनों क्रोमोसोम्स में अलग अलग हो, ठीक है। तो अब जो एलील इक्विपमेंट बनेगा जो कॉम का, वो क्या बनेगा फिर, कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं, है ना। एंड दैट फॉर द रोज कॉम, रोज को अगर मीन्स की द एलील इक्विपमेंट पी कॉम अगर बनेगा, पी कॉम के लिए कुछ इस तरीके का कैरेक्टर होना चाहिए ना। पी वाले के लिए हमने कहा कि ठीक है कैपिटल पी आया और यहाँ स्मॉल पी आया, तो इसका मतलब सॉरी स्मॉल आर आया, तो यानी कि ये तो हो गया रेसेसिव, ये हो गया डोमिनेंट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी कॉम बन जाएगी, है ना। इतना तो आ रहा है ना समझ में। और रोज कॉम के लिए क्या चाहिए होगा, कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल हाँ कैपिटल आर और स्मॉल पी, ये क्या दे देंगे, रोज कॉम दे देंगे, ठीक है। यही तो पढ़ रहे हैं ना। अब कोई भी इंडिविजुअल एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील जिसका होगा, इन दोनों में से एक भी डोमिनेंट एलील जिसका होगा, मतलब कि अगर एक कैपिटल पी है और एक कैपिटल आर है तो इनके पास क्या होगा, एक वॉलनट कॉम होगी। एक कैपिटल पी और इनमें से 2 कैपिटल पी ना हो, 2 कैपिटल आर ना हो, एक ही भी होगा तो तब भी ये क्या बना देंगे, एक कैपिटल पी और एक कैपिटल आर के साथ ये वॉलनट कॉम को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। सिंगल कॉम वुड रिजल्ट टू बी द लैक ऑफ बोथ डोमिनेंट एलील। अब देखो जो सिंगल कॉम है उसके पास कोई भी डोमिनेंट एलील है ही नहीं, ये तो कुछ इस तरीके से है, तो फिर काहे का वॉलनट आएगा, कहाँ से वो वॉलनट क्रॉस करेगा, वॉलनट तो उसमें मिल ही नहीं सकता। तो जो एक क्रॉस है मीन्स कि जो क्रॉस हमने दिखाया या हमने जो एक्सप्लेनेशन इसमें किया, इससे क्या पता चल रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है एलील का, कौन से एलील का, कैपिटल पी और कैपिटल आर का, ये जो है वो क्या देगा, हमेशा वॉलनट फिनोटाइप देगा। जब भी ये आप इंटरेक्ट होंगे तो एक मॉडिफाइड फॉर्म जो आएगा, मॉडिफाइड फॉर्म में आएगा, वॉलनट आएगा, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन है एलील पी का, ये क्या देगा, पी फिनोटाइप देगा ड्यू टू इट्स ओन सिंपल डोमिनेंस। मीन्स कि अगर पी 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 कुछ ऐसे होता तो ये तब क्या देता, पी ही देता, और आर का फिर रोज वाला ही देता। तो लैक ऑफ बोथ पी एंड आर। अब जब पी भी नहीं है और आर भी नहीं है डोमिनेंट, तो वो कंडीशन होगी जब वो सिंगल वाला फिनोटाइप देने वाला है, ठीक है। मतलब कि अगर ये, अब देखो, अब आप कहोगे कि अगर वॉलनट ही बनना है तो पी और रोज कैसे बनेंगे, पी और रोज कैसे बनेंगे ना, पी और रोज कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। सिंगल वाले के लिए एस ले लेते हैं, फिर इस तरीके से होगा एस, तो ये बनेगा ना, ये पी बनेगा। और रोज वाला कैसे बनेगा, ऐसे रोज वाला बन जाएगा। और वॉलनट कैसे बन रहा है, गलती से ये दोनों साथ में आ गए, दोनों के कैरेक्टर मिक्स होके वॉलनट बन जाए, ठीक है। तो ये है सप्लीमेंट्री जीन, जहाँ पे कोई दूसरे से फर्क ही नहीं पड़ता, वहां पे एक नया कैरेक्टर आ जाएगा, भले ये छोटा क्यों ना हो, ये छोटा क्यों ना हो, तो एक होना चाहिए, एक डोमिनेंट अगर है तो इनफ है उसके लिए नए कैरेक्टर को लाने के लिए, ठीक है। आया इतना समझ में, आई थिंक कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट में जानते हैं हम
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट पढ़ना है हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब नाम से पता चल रहा है पॉली मीन्स ज्यादा जीन होते होंगे, पॉली मीन्स ज्यादा, जीन मीन्स जीन हो गया। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है, तो ये दिया था गैल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने 1833 में, ठीक है, ये ट्रेड दिया था। इन्होंने कहा कि ट्रेड्स आर कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन्स। कोई भी एक ट्रेड, गैल्टन ने कहा कि कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जहां पर जो ट्रेड है वो नॉर्मली क्या पढ़ते हैं हम, 1 पेयर ऑफ जीन इनफ होता है, यही तो पढ़ते हैं ना। लेकिन अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या आया पता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ये कहा गया कि गैल्टन के अकॉर्डिंग कि उन्होंने कहा कि एक ही कैरेक्टर को 3 या 3 से ज्यादा जीन भी कैरी करके लेके आते हैं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा एक हबड़ तबड़ वाला हो गया था, बहुत ज़्यादा अलग ही, मैंडल से अलग ही ये निकल आया था। इसी को क्या बोल दिया गया फिर, पॉलीजेनिक ट्रेट। तो अब इस पॉलीजेनिक ट्रेट को कैसे दिखाया गया, तो जो फिनोटाइप शो होता है, मतलब कि जो फिनोटाइप की हम बात कर रहे हैं हर एक एलील में जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब कि जिस भी कैरेक्टर के लिए आप बात कर रहे हैं उसमें जो फिनोटाइप शो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये कहा गया कि इन्वायरमेंट की वजह से होता है। अगर इन्वायरमेंट की बेसिस पे आप बात कर रहे हैं तो उसे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस आप कह देंगे, ठीक है। ये भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अलग अलग टाइप का होता है ना, तो हमने जो पढ़ना है वो क्वांटिटेटिव पढ़ना है, ठीक है। तो अब क्वांटिफाइड की अगर हम बात, अब इसमें होता क्या, इसमें एग्जाम्पल से हम सबसे पहले समझते हैं, एग्जाम्पल से ये सबसे अच्छे से समझ में आता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है तो इसे मल्टीपल जीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन स्किन कलर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। ह्यूमन स्किन कलर हमें पता है कि डार्क हो सकता है, फेयर हो सकता है, ठीक है, और इंटरमीडिएट हो सकता है, यही तो हो सकता है ना कलर। तो अब जो ह्यूमन स्किन कलर है ना, वो ये माना जाता है कि ये कंट्रोल होता है किससे, एटलीस्ट 3 जीन जो होते हैं, 3 सेपरेटली इनहेरिटेड पेयर्स ऑफ जीन इसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब वो जीन कौन से होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी अगर डोमिनेंट है तो, रेसेसिव है तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और हेट्रोट्रॉपिक होंगे तो कुछ इस तरीके से होंगे, यही तो होगा। और भी पॉसिबल जितने हो सकते हैं हम उनको करेंगे, ठीक है। अब ये माना जाता है, बात ये है कि ह्यूमन स्किन कलर ये माना गया कि ये कंट्रोल होता है एटलीस्ट 3 इनहेरिटेड पेयर ऑफ जीन से, कैपिटल ए, बी, बी और सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कहा गया कि अगर कोई बहुत ज्यादा डार्क है, जिसका स्किन कलर डार्क, मतलब नॉर्मली होता क्या है, मेलेनिन की वजह से होता है ना, रिस्पॉन्सिबल क्या है इसके लिए, मेलेनिन पिगमेंट है। मेलेनिन पिगमेंट कब आएगा, ज्यादा अमाउंट में मेलेनिन कब आएगा, मेलेनिन या मिलेनिन ज्यादा अमाउंट में तब आएगा, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन स्किन कलर के लिए। अब ये ज्यादा कब आएगा, ये ज्यादा तो इस कंडीशन में आएगा जब ये डोमिनेंट होगा कंप्लीटली। बहुत डार्क अगर कोई है तो मतलब ऐसा स्पीसीज जो ज्यादा डार्क है, ऐसा ह्यूमन स्किन कलर जो ज्यादा डार्क है, इसका मतलब कि वो किस फॉर्म में था, इसमें जैसे निग्रो जो होते हैं ना, बहुत डार्क होते हैं, निग्रो वाली जो वेराइटी होती है ह्यूमंस की, वो बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, तो उनमें ये माना जाता है कि तीनों के ही तीनों डोमिनेंट होंगे, ठीक है, मीन्स की तीनों के ही तीनों। अब देखो एक ही से भी तो हो जाता ना, एक ही पेयर से, मतलब इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। अगर हमने समझना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो कैरेक्टर एक ही था, हम डार्क की बात कर रहे थे तो डार्क की बात कर रहे थे तो इसी जीन से तो हो जाना था, या इसी जीन से हो जाता या इसी जीन से होता, लेकिन नहीं, इतनी जीन से नहीं हुआ। ये तीनों के तीनों जीन जब आपस में मिलते हैं तो तब जाके कोई कलर यहाँ पे को डिसाइड होता है, ठीक है। यानी कि द जीन फॉर डार्क कलर कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट हुए, फिर ये कंप्लीट डोमिनेंट कहाँ हो रहा है, तीनों जब शो कर जा रहे हैं खुद को, ए बी सी तीनों शो कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट हुआ। एंड द डार्कनेस ऑफ द स्किन कलर इज किस बेसिस पे है, किस इनके सम पे डिपेंड कर रहा है, ए बी बी और सी, ठीक है। तो ये 6 जीन पे हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 जीन आ रहे हैं, 3 के 3 पेयर आ रहे हैं, तब जाके मेलानिन वहां पे को डार्क हो पा रहा है, ठीक है। और अगर कोई प्योर वाइट है, बहुत ज्यादा वाइट है या लाइट पर्सन है, तो उसके भी 3 रेसेस है। अब उसकी कंडीशन क्या होगी, फिर उसकी कंडीशन ये वाली होगी, ये तो डार्क के लिए हो गई, अब ये किसके लिए हो गई, वेरी लाइट के लिए,
ठीक है। और जब क्रॉस करवाया जाता है एक प्योर निग्रो, निग्रो मीन्स बहुत ज्यादा डार्क, और एक प्योर लाइट के लिए, प्योर लाइट के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो कुछ इस तरीके का फिनोटाइप मिलेगा फिर हमें, लेकिन मिलेंगे ये ऐसे ही, ठीक है, ए बी बी सी सी। तो ये स्किन कलर क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, और इसे क्या बोल देते हैं हम, मुलैटो। मुलैटो कंडीशन इसे बोल दिया जाता है, कब, जबकि एक इंटरमीडिएट स्किन कलर हमें देखने को मिलता है किसमें, ह्यूमन बीइंग की हम इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आया इतना समझ में। तो ये हमारा कौन सा था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जहां पे को एक कैरेक्टर के लिए ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल है, इसे क्या बोल देंगे, पॉलीजेनिक, ठीक है। फिर एक और हमारा नेक्स्ट टर्म जो आता है वो आता है एपिस्टेटिस। नेक्स्ट टॉपिक है एपिस्टेटिस एंड हाइपोस्टैटिक भी इसे कहा जाता है। तो एपिस्टैटिक जीन या इनहिबिटरी जीन भी इसे कहा जाता है। ये इंटरेक्शन होता है दो नॉन एनिलिक जीन के बीच में, ठीक है। दो नॉन एनिलिक जीन इसमें होते हैं, जिसमें कि एक जीन इसमें क्या करता है ना, एक जीन ये है, एक जीन भले कैपिटल स्मॉल कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं, तो क्या होता है, ये थोड़ा बहुत सिमिलरिटी शो करता है डोमिनेंट और रेसेसिव जैसा, लेकिन डोमिनेंट और रेसेसिव से अलग फिनोमिना इनका होता है, ठीक है। कैसे, इसमें क्या करता है ना, एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को कंप्लीटली छुपा देता, हालांकि होने को तो डोमिनेंट रेसेसिव में भी यही होता है, डोमिनेंट वाला रेसेसिव के इफेक्ट को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, दबा देता है। एपिस्टेटिस एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे क्या बात करते हैं, नॉन एलिलिक जीन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें एक जीन मास्क कर देता है दूसरे के एक्सप्रेशन को, छुपा देता है। और जो सप्रेसर जीन होता है, अब इसको क्या बोल देते हैं, वो जीन जो छुप जाता है, मान लो कि ये बी वाला जीन खुद को सप्रेस कर गया, छुप गया, अगर ये छुप गया तो इसे क्या बोल देंगे, सप्रेस्ड, सप्रेस्ड जीन इसे हम कह देंगे, ठीक है। कौन सा जीन, द जीन विच गॉट सप्रेस्ड इज कॉल्ड हाइपोस्टैटिक फैक्टर। अब होगा क्या, ये तो सप्रेस्ड जीन है और इस सप्रेस्ड जीन को हम क्या बोल देते हैं, हाइपोस्टैटिक फैक्टर, ठीक है, हाइपोस्टैटिक फैक्टर। एंड द सप्रेसर जीन, मान लो अगर इसने छुपाया था तो ये कौन सा जीन हो गया, सप्रेसर जीन। सप्रेसर मीन्स क्या होता है, सप्रेस मीन्स क्या होता है, दबाना, ये दबा रहा है और ये दब रहा है, ये खुद का इफेक्ट नहीं शो कर पा रहा है, तो सप्रेसर जीन को हम क्या कह देते हैं, सप्रेसर जीन को हम बोलते हैं क्या, एपिस्टैटिक फैक्टर। और इस फिनोमिना को या इस इंटरेक्शन को हम बोल देते हैं क्या, एपिस्टेटिस। अब ये एपिस्टेटिस दो टाइप का हो सकता है। अब कौन कौन से टाइप का, एक तो डोमिनेंट हो सकता है, दूसरा हो सकता है रेसेसिव। डोमिनेंट एपिस्टेटिस और रिसेसिव एपिस्टेटिस दो टाइप का। डोमिनेंट में क्या होता है, जैसे कि दो पेयर हैं जीन, आउट ऑफ टू पेयर्स ऑफ जीन, दो पेयर जीन के दो पेयर में से, मतलब मान लो कोई दो पेयर है, 1 2 3 4 पेयर, 4 जीन है, 2 पेयर जीन के हैं, द डोमिनेंट वन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर वन। ठीक है, तो बहुत ईजी है, अगर ये डोमिनेंट है तो ये रेसेसिव वाले को छुपा देगा, ये डोमिनेंट है तो इसके इफेक्ट को छुपा देगा, बहुत ईजी है। और जो रेशियो यहाँ पे मिलता है ना, ये रेशियो यहाँ पे को मिलेगा 12:3:1 या 13:3, ये रेशियो इसमें देखने को मिलता है। और दूसरा जो होगा ना, रेसेसिव वाले में क्या होता है, अब देखिए इंटरेस्टिंग तो इधर आ रहा है, रेसेसिव एपिस्टेटिस क्या होता है, रेसेसिव एपिस्टेटिस आउट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ जीन, ठीक वैसे ही 2 पेयर है जीन की, इनमें से क्या करता है, रेसेसिव एपिस्टेटिस, ऐसा नहीं कि सिर्फ डोमिनेंट ही छुपाएगा, यहाँ पे रेसेसिव एपिस्टेटिस, अगर वो जीन के पास इतनी कैपेबिलिटी है, वो एपिस्टेटिक फैक्टर उसके पास है, वो फैक्टर उसके पास होना चाहिए, एपिस्टेटिक फैक्टर उसके पास है, तो वो क्या करता है, वो डोमिनेंट जीन की एक्टिविटी को मास्क कर देता है। ऐसा नहीं कि रेसेसिव है तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो मेंडल के अलग हम पढ़ रहे हैं ना, मेंडल से अलग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टेटिस भी होगा, रेसेसिव एपिस्टेटिस भी होगा। डोमिनेंट वाला रेसेसिव को छुपा रहा है क्योंकि उसके पास एपिस्टेटिक फैक्टर है, लेकिन रेसेसिव वाला भी कैपेबिलिटी रखता है डोमिनेंट के कैरेक्टर को छुपाने की, तो इसको क्या बोल देंगे हम, रेसेसिव एपिस्टेटिक। तो हो सकता है ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो जहाँ पे हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल अपने तरीके से हम ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है जब हम देखते हैं कि
दोनों ही पेरेंट वाइट वाइट कलर के हैं या दोनों ही पेरेंट ब्लैक कलर के हैं, डोमिनेंट हैं, तो लेकिन वहाँ पे जो अगर पेरेंट की अगर हम बात करें, अगर ये वाला जीनोटाइप है कलर के लिए, अगर ये जीनोटाइप है तो एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है डार्क कलर का या दोनों का मिक्सचर हो। अब हमें मान रहे हैं कि दोनों ही क्या है, डार्क कलर के थे, लेकिन उनका कुछ फिनोटाइप कुछ इस तरीके का था, ठीक है। तो आगे जाके क्या ये भी तो हो सकता है ये डोमिनेंट वाला रेसेसिव का छुपा दे, रेसेसिव वाला डोमिनेंट को नहीं काम करने दे, क्योंकि व्हाइट कलर क्या होता है, रेसेसिव होता है ना। तो हो सकता है रेसेसिव वाला डोमिनेंट को शो ही नहीं होने दे रहा है, इसके पास एपिस्टेटिक फैक्टर है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा, ठीक है, फेयर स्किन वाला होगा। तो ये क्या हो गया हमारा एपिस्टेटिस। एपिस्टेटिक मीन्स हाइड करना, छुपाना होता है एपिस्टेटिक का मतलब, ठीक है। एक जो कि दूसरे के इफेक्ट को छुपा देता है उसे हम क्या बोल देते हैं, एपिस्टेटिक फिनोमेना, ठीक है, एपिस्टेटिस इसे कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो हमने पढ़ना है लीथल जीन, ठीक है। लीथल जीन के बारे में हम बात करते हैं, या पहले हम बात कर लेते हैं पैलियोट्रॉपी, ठीक है, पैलियोट्रॉपी की हम बात करते हैं। पैलियोट्रॉपी, द जीनोटाइप्स कंसिडर, अब यहाँ पे को जीनोटाइप की हम बात कर रहे हैं। द जीनोटाइप कंसिडर्ड सो फार हैव अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन अ स्पेसिफिक ट्रेट। ये माना जाता है बहुत पहले से कि जो जीनोटाइप होता है वो एक स्पेसिफिक इफेक्ट शो करता है किसी भी स्पेशल या स्पेसिफिक ट्रेट के लिए, ठीक है। दिस हाउएवर इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द जीन्स, सारे जीन्स के लिए ट्रू नहीं है। पैलियोट्रॉपी वाला जो फिनोमिना है वो यही हमें यहाँ पे को बताता है, ठीक है, सबके लिए। प्रोबेबली मोस्ट जीन इन्फ्लुएंस नॉट ओनली द ट्रेड जनरली एज एसोसिएटेड विद दैम बट ऑल्सो मैनी अदर ट्रेड्स, दूसरे ट्रेड्स भी ले आते हैं। तो जो मल्टीपल इफेक्ट होता है, मतलब पैलियोट्रॉपी का मतलब ये है कि पैलियो का मीनिंग होता है मोर, एक से ज्यादा। हम कह रहे हैं कि एक जीन एक इफेक्ट शो कर रहा है, 3 जीन मिलके एक इफेक्ट शो कर रहे हैं, यही तो पढ़ा हमने। लेकिन अब पैलियोट्रॉपी क्या कह रहा है कि एक ही जीन बहुत सारे इफेक्ट को भी शो कर सकता है, 2 3 4 5, यही पैलियोट्रॉपी है। जीन एक है, वन जीन बहुत सारे इफेक्ट, बहुत सारे 3 या 4 कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, तो हो गई पैलियोट्रॉपी। अब देखो अब सभी में इक्वल नहीं होता है, ठीक है, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में मेजर इफेक्ट होगा, किसी में सेकेंडरी इफेक्ट होगा, तो जरूरी नहीं है कि सब में सेम इफेक्ट हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो फिनाइल कीटोन यूरिया एक डिसऑर्डर होता है जो कि आप आगे पढ़ने वाले, ठीक है। एक डिसऑर्डर होता है जो कि म्यूटेशन होता है, जीन की कोडिंग में म्यूटेशन हो जाता है, मतलब कि जब ऑफस्प्रिंग बन रहा होता है तो जीन में कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, उनकी कोडिंग खराब हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है, जो एंजाइम है द फिनाइल कीटोन्यूरिया आर डिसऑर्डर कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वहां पे को प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है ना वो क्या शो करता है पता है, वो हेयर और स्किन पिगमेंटेशन तो शो करता ही करता है, हेयर और स्किन पिगमेंटेशन शो करेगा, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया है तो वो हेयर में और स्किन में पिगमेंटेशन शो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ पता है वो क्या शो करता है, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन भी उसका हो जाता है, मेंटली रिटार्डेड वो पर्सन होगा। दूसरा ऐसे ही अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं इसमें, तो हम बात कर सकते हैं ड्रोसोफिला की, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, पैलियोट्रॉपी जिसमें एक जीन 2 या 2 से ज्यादा कंट्रोल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ड्रोसोफिला की, ड्रोसोफिला में एक जीन होती है जो उसके विंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। विंग्स में क्या, विंग साइज के लिए, विंग साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है, ठीक है, विंग साइज को तो उसने अफेक्ट किया ही किया, साथ ही साथ पता है वो किस किस चीज को अफेक्ट कर रहा है, नेचर ऑफ बैलेंसर को, उसके आई कलर को, उसकी फर्टिलिटी को, उसकी लॉन्गेविटी को, इन सारी चीजों को भी वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स उनको भी वो कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही ह्यूमन एक डिजीज होती है सिकल सेल एनीमिया, उसमें भी जो जीन है वो ये डिजीज होती तो किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की कमी की, या हीमोग्लोबिन में अल्टर हो जाता है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में चेंज आ जाता है, उस वजह से होता है। लेकिन साथ ही साथ ये किसको भी चेंज कर देता है, रेड ब्लड कॉर्पस के साइज को भी चेंज कर देता है, सिकल सेप का कर देता है, इसे उसे क्या कह देते हैं, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। आया ना समझ में पैलियोट्रॉपी में एक जीन बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, पैलियोट्रॉपी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं लीथल जीन। अब लीथल जीन्स क्या होते हैं,
तो लीथल जीन्स यानी कि लीथल का मीनिंग क्या होता है? सफिशिएंट टू कॉज डेथ, सफिशिएंट है डेथ को कॉज करने के लिए, ठीक है, उसे कहा जाता है क्या? लीथल जीन, ठीक है, सफिशिएंट टू कॉज डेथ। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हम इसको कैसे इंडिकेट करेंगे कि जो किस बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं या जीन्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन की कोड उनमें होती है, ठीक है। द प्रोटीन्स कोडेड बाय सर्टेन जीन्स आर एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो प्रोटीन कोडेड जो जीन्स होती हैं वो इसेंशियली बहुत ज़्यादा जरूरी होती है ताकि कोई भी जीन या कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करे, ठीक है। अगर कोई म्यूटेशन आ जाता है, अ म्यूटेशन इन एनी ऑफ सच जीन्स में कॉज द सिंथेसिस ऑफ अ नॉन फंक्शनल और माल फंक्शनल ऑफ प्रोटीन एंड देयर बाय affect the viability, viability means ability to grow या ability to work, काम करने की जो एबिलिटी है। अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन, कुछ जीन्स में प्रोटीन कोडेड होते हैं, वो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? एक अच्छी ग्रोथ के लिए, एक सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए वो जरूरी होता है, ठीक है। पहले लीथल का मीनिंग क्या है? सफिशिएंट टू कॉज डेथ, ठीक है। जीन है, प्रोटीन कोडेड जीन है। कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूटेशन आ जाता है, म्यूटेशन यानी कि चेंज हो जाता है, जीन में चेंजेस आ जा रहे हैं जिसकी वजह से जो वो प्रोटीन है वो काम नहीं कर पा रहा है, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर पा रहा है। अब वो जीन जिसमें वर्क करने की कैपेबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसमें वो प्रोटीन है ही नहीं, वैसा प्रोटीन है ही नहीं, वैसी जीन है ही नहीं जो काम करती है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, म्यूटेशन क्रिएट करेगा और एक टाइम आएगा कि शायद उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसे हम क्या कह देंगे? लीथल जीन, ठीक है। अब ये जो लीथल जीन्स होती हैं ये भी होती हैं दो टाइप की, ठीक है। लीथल जीन मीन्स ऐसी जीन्स जो कि ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए सफिशिएंट होती हैं, ठीक है। लेकिन मेंडल ने हमें इनके बारे में कुछ नहीं बताया था, ऐसी जीन्स के बारे में बताया ही नहीं था। तो लीथल जीन इनहेरिटेंस या लीथल जीन फिनोमिना में ये कहा गया कि कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जिनमें कि प्रोटीन कोडेड नहीं होता है, प्रोटीन कोडेड जीन नहीं होती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो उनकी वायबिलिटी को, उनके काम करने की कैपेबिलिटी को क्या कर देता है? वहीं पर स्टॉप कर देता है। अब काम नहीं होगा तो कैसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा? बॉडी के फंक्शन, बॉडी में ऑर्गन्स काम ही नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ऐसे जीन जिनकी वजह से डेथ हो जाती है उनको क्या कह दिया जाता है? लीथल जीन, ठीक है। तो अब ये होते हैं दो टाइप के, एक तो रेसेसिव लीथल एलील, रेसेसिव लीथल एलील, दूसरा क्या होता है? डोमिनेंट, ठीक है। एक हो गया रेसेसिव, दूसरा हो गया डोमिनेंट। अब रेसेसिव क्या होगा? अ सिंगल डोमिनेंट एलील कैन प्रोड्यूस द नॉर्मल फिनोटाइप एंड देयरफॉर द हेटेरोजाइगोट सर्वाइव। इसका मतलब ये हुआ लीथल जीन, अब हो सकता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसा हो, हमारी बॉडी में भी कुछ जीन ऐसे हो जो लीथल जीन की तरह काम कर रहे हो, तो यहाँ पे सर्वाइव कौन करेगा? सर्वाइव वो करेगा जिसकी बॉडी में हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा जीन, ठीक है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में मींस कि दो अलग अलग कंडीशन में अगर हम एल एल बोल रहे हैं तो वो सर्वाइव कर सकता है ना, यही तो हुआ इसका मीनिंग। तो रेसेसिव लीथल जीन में यही कह रहा है कि एक सिंगल डोमिनेंट एलील अगर प्रोड्यूस कर रहा है ना, एक सिंगल डोमिनेंट एलील के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर वो प्रोड्यूस कर पा रहा है, जैसे सुपीरियर में हमने पढ़ा, सप्लीमेंट्री में हमने पढ़ा था कि एक सिंगल जीन इनफ है नए ट्रेड को लाने के लिए या किसी भी ट्रेड को लाने के लिए, तो वैसे ही अगर यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो जाता है, सप्लीमेंट्री टाइप कुछ हो जाता है कि ये कंडीशन है और ये सफिशिएंट है उस नॉर्मल टाइप के प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो नॉर्मली सर्वाइव करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसे तो प्रोटीन से मतलब है ना। ये हो गया हमारा कौन सा? रेसेसिव वाला। दूसरा हेटेरोजाइगस लीथल एलील में क्या होगा? हेटेरोजाइगस एलील यहाँ पे को फेल हो जाता है सर्वाइव करने के लिए, यहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो जो इफेक्ट है लीथल जीन का, इसको क्या बोल देंगे? लीथेलिटी। डोमिनेंट लीथल एलील में हमेशा डेथ हो जाती है क्योंकि यहाँ पे को वो तो डोमिनेंसी वही शो करेगा ना, मीन्स कि अगर रेसेसिव लीथल एलील में कहने का मतलब ये है कि अगर एल और एल बोल रहे हैं, ये है लीथल जीन,
ये है लीथल एलील। तो क्या ये डोमिनेंट वाला इसकी लीथलिटी को शो करने देगा? कभी भी नहीं करने देगा, क्योंकि ये तो रेसेसिव है ना। रेसेसिव वाले का क्यों शो करेगा? ये शो करेगा ना। डोमिनेंट वाला जैसे हम पढ़ते हैं टी और टी, तो कौन शो होता है? कौन सा फिनोटाइप शो होता है हमें? टॉल वाला फिनोटाइप शो होता है ना। तो ये है लीथल, ये वो जीन है जो मार देगी। इसका एक्सप्रेशन अगर शो हुआ तो ऑर्गेनिज्म को मार देगी। और ये कैपिटल एल है जिसकी वजह से वो जिंदा रहेगा। तो कभी ये, और ये है डोमिनेंट। अगर ये डोमिनेंट है और लीथल जीन रेसेसिव है, लीथल जीन रेसेसिव है, तो क्या वो शो कर पाएगा अपने इफेक्ट को? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस होगा वो सर्वाइव करेगा। लेकिन लीथल जीन है डोमिनेंट, ये है लीथल जीन या लीथल एलील, और ये है डोमिनेंट और ये है नॉर्मल। तो क्या ये डोमिनेंट इसको शो होने देगा? नहीं। तो यहाँ पे को जो कैरेक्टर शो होगा वो किसका होगा? लीथल का। और जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लीथल एलील होगा, ये जिसके पास होगा, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा लीथल जीन था या लीथलिटी थी। क्या होता है लीथल सेल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अलग अलग टाइप के फिनोमिना आज हमने देखे। हमने देखा कि कैसे सप्लीमेंट्री जीन काम करती है, या नॉर्मली हम ये किसके अंदर पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे हमारा जो इंट्राजीनिक और इंटरजीनिक इंट्रैक्शन की हम बात कर रहे थे, हमने उसमें पढ़ा। और लास्ट लेक्चर में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ के आ चुके थे। तो इस लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया, जहाँ से हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री जीन से। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में हमने कहा कि दो जीन आपस में मिलके काम करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। एक अगर हमने कलर के लिए हमने बोला कि अगर कोई फ्लावर है वो पर्पल कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इस बेसिस पे करेगा कि एक तो पर्पल कलर के लिए उसके पास रॉ मटेरियल के लिए एक जीन है, दूसरा उन रॉ मटेरियल्स को, वो जो मटेरियल है उनको पर्पल कलर पिगमेंट में चेंज करने के लिए जरूरी होता है। तो वो एंजाइम होना भी जरूरी है, और दूसरा वो रॉ मटेरियल होना भी जरूरी है। तो रॉ मटेरियल वाला जीन और एंजाइम बनाने वाला जीन, वो एंजाइम जो कि पिगमेंट बनाता है, पर्पल पिगमेंट बनाता है, वो जीन होना क्या है? जरूरी है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में यही तो देखा हमने, दोनों का होना जरूरी है। उसके बाद हमने बात करी सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री में हमने कहा कि अगर एक भी है तो वो क्या कर देता है? वो कभी भी दूसरे पे वो नहीं होता। जैसे कि हमने 3 चिकन का एग्जाम्पल पढ़ा, सिंगल कॉम वाला एक था, रोज कॉम वाला एक था, पी कॉम वाला एक था। तो पी और रोज कॉम वाले हमेशा डोमिनेंट रहते हैं सिंगल कॉम के ऊपर। तो जब भी हमने क्रॉस कराया सिंगल कॉम वाले को और रोज वाले को या पी कॉम वाले को, तो यहाँ पे एक नया फिनोमिना हमें देखने को मिला कि पी वाले ने अकेले ही मिलके एक वॉलनट वाले को दे दिया, एक सिंगल कैपिटल पी ने वॉलनट कॉम दे दिया। तो यहाँ पे जो रेशियो आया नेक्स्ट जनरेशन का, ये तो फर्स्ट जनरेशन का था, फिर नेक्स्ट जनरेशन में वॉलनट की दो वैरायटी के बीच में क्रॉस कराया गया, या जो 2 वॉलनट ऑफस्प्रिंग के फॉर्म में मिले हैं उनके बीच में जब क्रॉस कराया गया, तो देखा कि रेशियो 9:3:3:1 मिला है, जिसमें कि 9 वॉलनट वाले थे, 3 पी शेप वाले थे और 3 आर शेप वाले थे, और एक 1 था सिंगल वाला। सिंगल वाला तब बनेगा जब स्मॉल स्मॉल होगा, दोनों ही कैरेक्टर छोटे छोटे होंगे, मीन्स कि स्मॉल वाले रेसेसिव होंगे, तब सिंगल बनेगा। अदरवाइज वॉलनट और पी और रोज ही बनने हैं। हमने ये पढ़ा, मतलब सप्लीमेंट्री में ये पढ़ा कि मॉडिफाइड जीन ये होता है, और एक अगर डोमिनेंट है तो वो इनफ है उसके इफेक्ट को शो करने के। ठीक है, उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री के बाद हमने कहा कि पॉलीजीन्स के बारे में बात करते हैं। पॉलीजीन में हमने कहा कि बहुत सारी जीन्स आपस में मिलके एक कैरेक्टर को शो कर जाती हैं। एक कैरेक्टर को शो करना मीन्स कि जैसे ह्यूमन स्किन कलर है, ह्यूमन स्किन कलर अगर शो होता तो उसके लिए इनफ था कि अगर हम मान रहे हैं कि कोई जीन है स्किन कलर के लिए, जैसे मिलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है, हम कह रहे हैं, तो हमने कह दिया कि एम कैपिटल एम होता, तो वो क्या शो कर देता? कैपिटल एम और कैपिटल एम शो कर देते हमारे क्या? डार्क कलर को, और स्मॉल एम शो कर देते हमारे लाइट कलर को, और कैपिटल एम स्मॉल एम शो कर देते हमारे इंटरमीडिएट कलर को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, उसकी जगह क्या हुआ? ABC करके हमें बताया, ABC। जब ये 6 के 6 आपस में मिलके काम करेंगे तब वेरी डार्क होगा। मतलब कि अगर इनमें से A और AB हुआ ना, तो यहाँ पे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, मेलानिन रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे को क्रिएट हो जाएगी, वो काम ही नहीं करेगा। ये वाला काम तभी कर सकता है, ये स्किन वाला काम तभी करेगा जबकि ये तीनों के तीनों पेयर यहाँ पे को काम कर रहे होंगे। ठीक है, 3 पेयर का होना जरूरी है। मतलब कैरेक्टर क्या है? ट्रेट क्या है? ट्रेट एक है कलर,
हम सिर्फ कलर की बात कर रहे हैं, लेकिन जीन कितने काम कर रहे हैं उसमें, 6 जीन काम कर रहे हैं। तो यही क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें कि क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा जीन एक कैरेक्टर के लिए काम करते हैं। ठीक है, पॉलीजेनिक का पढ़ा। पॉलीजेनिक के बाद हमने किसकी बात करी, हमने बात करी पैलियोट्रॉपी की। पैलियोट्रॉपी में हमने पॉलीजीनी के बाद हमने बात करी थी एपिस्टैटिक की। एपिस्टैटिक में हमने कहा कि 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो खुद को छुपा दे, एक कैरेक्टर ऐसा करता है दूसरे कैरेक्टर के इफेक्ट को छुपा देता है, और ये डोमिनेंट होता है और रेसेसिव होता है। डोमिनेंट वाले में क्या होता है, डोमिनेंट वाला रेसेसिव के इफेक्ट को छुपा देता है। ठीक है, ये तो कॉमन है, हमने पढ़ रखा है, लेकिन उसके पास होना क्या चाहिए, एपिस्टैटिक फैक्टर होना चाहिए। अगर उसके पास एपिस्टैटिक फैक्टर नहीं है तो वो नहीं छुपा पाए। दूसरा, रेसेसिव एपिस्टेटिस भी हमने पढ़ा, जो आज तक हमने नहीं पढ़ा था। रेसेसिव एपिस्टेटिस में हमको देखने को मिला कि जब भी रेसेसिव एपिस्टेटिस हो रहा है तो उस टाइम पे रेसेसिव वाले के पास भी कैपेसिटी है कि वो क्या कर दे रहा है, डोमिनेंट वाले को, उसके इफेक्ट को, या उसके जो कैरेक्टर हैं डोमिनेंट वाले के, उसके कैरेक्टर को वो छुपा देता है। अब कैसे छुपाता है, क्योंकि उसके पास एपिस्टेटिक फैक्टर है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद पैलियोट्रॉपी पढ़ा। पैलियोट्रॉपी में हमने पढ़ा कि एक जीन बहुत ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, ये क्या थी हमारी पैलियोट्रॉपी। यानी कि जैसे कि हमने कहा कि ड्रोसोफिला में एक जीन होता है जो कि नॉर्मली बना रहता है उसके विंग साइज के लिए, मतलब उसके जो पंख के जो साइज हैं उनको डिसाइड करता है कि कितने बड़े होंगे कितने छोटे होंगे। लेकिन वही जीन उसके विंग कलर को तो कर ही रहा है, उसके आइज के कलर को भी कंट्रोल कर रहा है, उसकी फर्टिलिटी को भी कंट्रोल कर रहा है, इफेक्टिव बैलेंसर को भी कंट्रोल कर रहा है। तो 3 या 4 चीजों को, 4-5 चीजों को एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है। जब एक जीन बहुत सारे इफेक्ट शो करता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, पैलियोट्रॉपी। ऐसे ही ह्यूमन में हमें देखने को मिला, जीन एक है, हीमोग्लोबिन के मींस की सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जीन एक है, लेकिन वो क्या कर दे रहा है, और वहां पे कुछ जब प्रॉब्लम हो जा रही है सिकल सेल एनीमिया वाली, तो वो क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन को तो ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि बीटा चेन में जो एक एमिनो एसिड होता है उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, उस वजह से ये होता है। साथ ही साथ वो रेड ब्लड कॉर्पस के कलर को, शेप को भी चेंज कर दे रहा है, तो सिकल सेल एनीमिया हो जा रहा है, कर रहा है 2-3 कैरेक्टर को कंट्रोल। तो ये क्या हो गया, पॉलीजीनिक। फिर उसके बाद हमने बात करी लीथल जीन्स की। हमने कहा कि लीथल जीन क्या होते हैं, तो लीथल का मीनिंग होता है सफिशिएंट टू कॉज डेथ। ऐसे जीन्स जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं, ऑर्गेनिज्म की डेथ करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब होता क्या है इसमें कि कुछ जीन जो होते हैं प्रोटीन कोडेड होते हैं, और जीन्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करेंगे, और ये प्रोटीन कोडेड जीन के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करें। अब कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, किसी म्यूटेशन की वजह से होता क्या है कि जो ये प्रोटीन कोडेड जीन्स होती हैं ये काम नहीं कर पा रही हैं, या इन जीनों में ये जो जीन्स हैं इनमें जो प्रोटीन्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहे। अब अगर वो काम नहीं कर पा रहे, मीन्स की द प्रोटीन कोडेड बाय सर्टेन जीन्स आर एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन कोडेड जीन होनी चाहिए अगर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो। अब लेकिन हो क्या जाता है, अ म्यूटेशन इज एनी ऑफ सच जीन। अगर म्यूटेशन आ गया, म्यूटेशन मीन्स चेंज, प्रोटीन कोटेड नहीं हुई वो जीन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, म्यूटेशन कहते हैं उसे। ठीक है, चेंज म्यूटेशन भी हमने पढ़ना है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डिटेल में हम म्यूटेशन के बारे में जानेंगे। तो अगर इसमें चेंजेस आ गए तो ये क्या कर देता है, ये जो प्रोटीन है प्रोटीन की कमी कर देता है, प्रोटीन फंक्शनल नहीं हो पाता है, तो प्रोटीन कोडेड नहीं होगा तो वो जीन फंक्शनल नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से जो और इंडिविजुअल है, जिस इंडिविजुअल की बॉडी में ये हुआ है, उसकी जो एबिलिटी है, काम करने की जो एबिलिटी है, उसे क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, सक्सेसफुली जो काम करने की जो एबिलिटी है धीरे धीरे उसको खत्म कर देता है। और जो जीन की जो काम करने की जो एबिलिटी है, अगर वो इफेक्ट हो गई म्यूटेशन की वजह से, तो उसे क्या कह दिया जाता है, उस जीन को कह दिया जाता है लीथल जीन। ठीक है, अब ये जो लीथेलिटी है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं 2 टाइप से, एक तो रेसेसिव और दूसरा डोमिनेंट। रेसेसिव वाले में हमने पढ़ा, हमने कहा कि रेसेसिव लीथल एलील होगा और दूसरा क्या होगा, डोमिनेंट लीथल एलील। 2 कंडीशन इसमें हो सकती हैं, 2 टाइप के जीन इसमें हमें देखने को मिलते हैं। एक कौन सा, रेसेसिव लीथल एलील, और दूसरा हमें देखने को मिला डोमिनेंट लीथल एलील।
तो हमने कहा कि अगर रेसेसिव लीथल एलील है, रेसेसिव लीथल एलील का मीनिंग समझ रहे हैं ना, रेसेसिव लीथल एलील का मतलब है कि जो लीथल यानी कि लीथल एलील जो है, यानी कि जो डेथ को कॉज कर सकता है, डेथ को जो कॉज करता है वो अगर रेसेसिव है, वो एलील अगर रेसेसिव है, यानी कि एल और एल ये है, जब एल और एल साथ में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डेथ होगी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि लीथल वाला जो एलील है वो रेसेसिव हो जाए, या वो रेसेसिव होता है, या वो ऐसा है, अगर ये है तो तब उसकी डेथ होगी, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये है तब उसकी डेथ होगी, एक कंडीशन ये है तब उसकी डेथ होगी। तो हमने जो कंडीशन पढ़नी है, हम पढ़ रहे हैं ये, इसमें जो रेसेसिव है, रेसेसिव कौन सा होगा, स्मॉल लेटर वाला होगा, इसमें है ये रेसेसिव, जो लीथल है वो रेसेसिव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। लीथल रेसेसिव एलील अगर होगा तो वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डोमिनेंट वाला है इसकी लीथलिटी को शो होने ही नहीं देगा, प्रोटीन की मैल्फंक्शनिंग उसमें वो ये होने ही नहीं देगा, तो ये तो सरवाइव कर जाएगा, है ना। क्यों? हमें पता चल रहा है कि वो सरवाइव करेगा, सीधी सीधी सी बात है। दूसरा, वो जीन जो कि डोमिनेंट लीथल है और डोमिनेंट भी है, मींस कि ये एल अब क्या होगा, यहाँ पे ये तो नॉर्मल को कोड करता है, यहाँ पे कैपिटल एल नॉर्मल के लिए था, यहाँ पे ये कोड कर रहा है लीथल के लिए। तो अब क्या हो जाएगा फिर इस कंडीशन में, जो कैपिटल एल लीथल वाला है, इस कंडीशन में म्यूटेशन हो जाएगा, प्रोटीन कोडेड जीन नहीं हो पाएगा, तो जिस वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज कुछ फैक्टर्स थे, हमने जो मेंडल के बारे में पोस्ट मेंडेलियन पढ़ा, और आई थिंक हमारा एक टॉपिक छूट गया है जो कि मेंडल के ही बेसिस पे, या छूटा नहीं है, मींस कि हमें पहले पढ़ लेना चाहिए था, अगर अभी भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो हमने थोड़ा सा मेंडल से रिलेटेड ही कुछ पढ़ना है, जहाँ पे क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं, जहाँ पे मेंडल के लॉस को लेके कहा गया, बताया गया, और मेंडल के लॉस को फॉलो किया है क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ने, वो हमने पढ़ना है। ठीक है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की भी बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की भी हम बात करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, जहाँ पे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम एक स्टोरी से समझेंगे। ठीक है, एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी, उस स्टोरी से आपको बिल्कुल, आप कभी भी लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर भूलोगे ही नहीं। तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अभी तक हम किस बेसिस पे पढ़ रहे थे, जीन के बेसिस पे पढ़ रहे थे ना इनहेरिटेंस को, अब हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स के बेसिस पे पढ़ेंगे, तो वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए आप जो आज हमने पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे।